जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात महेश शर्मा जी से कराऊंगा, जो गाज़ियाबाद कचहरी में एक अच्छे अधिवक्ताओं में एक अच्छी सूझबूझ वाले व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। नमस्कार महेश शर्मा जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? जस्ट फाइन। महेश शर्मा जी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, किसान सुसाइड पर सुसाइड किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? किसान की हालत तो पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है जब से आज़ादी मिली है। 1950 के बाद के दौर की बात करते हैं, और यदि 2000 के बाद की बात करें, जब नव उदारीकरण का दौर भारत के अंदर आया और कैपिटलिज्म का एक बरसात होने लगी भारतीय ज़मीन पर, जिसमें कि खाद, पेस्टिसाइड, बिजली के रेट, डीजल के दाम जो बाज़ार के हवाले किए गए सरकारों ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए, इससे किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अ, यदि इसको हम देखें तो भारत सरकार की नाकामी ज़्यादा हमें नज़र आती है। प्याज यहाँ पैदा होती है लेकिन विदेश से मंगा लेते हैं, चीनी यहाँ होती है पाकिस्तान से मंगा लेते हैं, गेहूँ यहाँ पे होता है लेकिन रसिया से मंगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपने विचारों से देखता हूँ तो फॉरेन पॉलिसी भारत सरकार की जिम्मेदार है, जो कि 2022 के बाद से ज़्यादा एक क्रिटिकल स्टेज पे आई है। फार्मर्स को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए और उनके दाम निश्चित किए जाएँ, जैसे कि एनिशियंट हिस्ट्री इंडिया में किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाया गया था। लेकिन किसानों और बाज़ार के बीच में एक थर्ड वर्ड आ जाता है जिसको हम बनिया बोलते हैं, जो कि एक दुकानदार होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं और स्टॉक मार्केट को होल्ड करते हैं। किसान हमेशा इनके बीच में पिस जाता है, बाज़ार में उसकी कीमत नहीं मिलती, उससे कम दामों पे ख़रीदा जाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है नई फसल को पैदा करने के लिए पुरानी फसल को अपनी जगह से हटा देना, काट लेना, बाज़ार भेज देना। यही वजह है कि 1 रुपये किलो प्याज बिक जाती है, 50 पैसे किलो बिक जाती है, लेकिन बाज़ार में जब हम लोग खरीदने जाते हैं या वही खरीदने जाता है तो 20 रुपये किलो तक उसको खरीदनी पड़ती है। ये 19 रुपये कहाँ जाते हैं, इसके लिए कोई कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं है। और इसके लिए एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनियंस बनाई जाए, जो सोसाइटी की हो, सोवियत यूनियंस हो, जो भारत सरकार के अंडर में काम करे, उनको पैसा एडवांस दिया जाना चाहिए फसल का। फसल के बीमा करने की ज़रूरत नहीं है, फसल की कीमत एडवांस देने की ज़रूरत है। किसी का फसल बर्बाद हो जाती है और बाद में हम कहते हैं कि बीमा करके हम आपका फसल की भरपाई करेंगे, तो ये बहुत गंदा भद्दा मजाक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी के पैसे टाइम पे चाहिए, नहीं तो पेनल्टी 650 रुपये लगा देते हैं। लेकिन 650 की फसल कैसे उसने पैदा की, कैसे उसे कीमत मिलेगी, इस बारे में कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी किसान को वापस नहीं की जाती है। चीनी का पेमेंट 2-2 साल, 3-3 साल नहीं आता है, लेकिन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है, उसके चार्ज काट लिए जाते हैं, लेकिन उसकी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है उसको मिल के द्वारा। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो बनिए हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, शेयर मार्केट्स को होल्ड करने वाले, इनको समाप्त करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया था और राज सत्ता डायरेक्ट किसानों से संबंध रखते थे। सुसाइड का कारण आर्थिक है और आर्थिक कमी की वजह से सामाजिक दबाव उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसमें शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई करानी, और मेडिकल का एक खर्चा उसके ऊपर बढ़ जाता है। किसी का डायबिटीज़ है, कैंसर है, टीबी है, तो उसका एक्सपेंस ना करने की वजह से इंसान अपने जीवन को ही समाप्त करना पसंद करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से भी कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग तैयार करके, और एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जो नहर से सिंचाई की जाती थी, गंग नहर जो 4 बनाई गई ब्रिटिश के द्वारा, आज उनसे सिंचाई होती नहीं है। इवन मुरादनगर में गंग नहर है, डासना में गंग नहर है, मसूरी में गंग नहर है, तो वहाँ पे भी इसकी सिंचाई टोटल बंद कर दी गई आज के टाइम में। आप डीएम ऑफिस से पेपर्स निकालेंगे, लिखा रहता है सिंचाई का साधन, तो उसमें नहर तोड़ लिखा रहता है, लेकिन नलकूप लगाने पड़ते हैं किसान को अपने। तो इस व्यवस्था को, जो नहर वाली व्यवस्था है, इसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर से वो बच सके और बाजारों व्यवस्थाएं अच्छी बना के ये समस्या दूर की जा सकती है। अ, कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, चादर भी तो वक्त के अनुसार आप पसंद करते हैं। यदि गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर है तो चादर का भी आप क्या करेंगे, और यदि चादर आपकी बड़ी है लेकिन एक सर्दी को नहीं रोक सकती, तो उस चादर का भी क्या फ़ायदा है। तो ये जो पुरानी कहावतें हैं, ये शासन करने के लिए बनाई गई हैं मनुष्य के ऊपर। जितनी चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए, लेकिन जब मिनिस्टर ने 40 लाख 50 लाख की पेंशन ले लेते हैं, उनके बारे में कोई क्या कहेगा। कहावतें क्यों नहीं बनाई गई हैं उनके लिए? उनके लिए होना चाहिए कि जितना पेट है उतनी ही पेंशन लेनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कहावत बनी नहीं है आज तक। तो ये केवल समझाने के लिए है कि यदि पैसा कम है तो पैसा कम है, तो कमी में ही आप ज़िंदगी गुजार लो। यदि चादर छोटी पड़ रही है तो छोटे इंसान को दे दो, और जो बड़ा इंसान है उसके लिए बड़ी चादर की व्यवस्था कर दो। तो हमें पब्लिक को क्यों समझाना चाहिए कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। जब यूरोप में, फ्रांस के अंदर एक लिबरलाइजेशन का दौर आया, तो वहाँ मांग उठी कि आके खाना कितना मिलेगा मनुष्य को, कितनी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। तो एक नया वर्ड आया था इक्विटी, जिसको समानता बोलते हैं, जो कि अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने भारत के संविधान में भी जोड़ा गया था, इक्विटी। लेकिन ये हम चादर जैसे उदाहरण देके उस इक्विटी का ही एक मजाक बनाते हैं भारत के अंदर।
तो हर मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिलनी चाहिए, वस्तुएं मिलनी चाहिए और योग्यता के अनुसार काम लिया जाना चाहिए। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो उनको होमवर्क मिलता है और वो किसी वजह से नंबर कम ले आते हैं और वो छुपा लेते हैं। जब वो छुपा लेते हैं तो आखिर वो दिखाते क्यों नहीं है अपने माँ बाप को? क्या उसके समाधान है? हाँ, इसके अंदर शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेदार है। शिक्षा व्यवस्था ने एक डर पैदा किया है बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर एक डर पैदा किया है कि बच्चों के नंबर कम आएंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सोसाइटी के अंदर इमेज से जुड़ जाता है ये सेंटेंस। बच्चों का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है सबसे गलत है और ये सुसाइड का कारण बनता है बच्चों के अंदर। हमें बच्चों के मार्क्स बताने ही नहीं चाहिए, ना बच्चों को ना उनके मार्क्स को, जस्ट एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है एनिशियंट नॉलेज को नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। एजुकेशन डजंट मीन कि हमें मार्क्स सिस्टम के ऊपर बेस बनानी चाहिए। यदि एजुकेशन इक्विटी की बात आती है तो हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। यदि हम जेम्स वाट का देखें, एडिसन का एग्जाम्पल देखें तो मार्क्स भी नहीं ले पाए थे, फेल ही हो गए थे एग्जाम में और उनको बाहर वहाँ से कर दिया गया था। तो ये जो माँ बाप और बच्चों का छुपाना है, ये तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमें टोटली मार्क्स सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। मार्क्स सिस्टम की वजह से और ये ख़त्म भी किया गया था, इसके बाद में ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया A+, B+ करके, C+ करके, और आज वो सिस्टम भी फेल हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि 90% लाने वाला ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो और 60% वाला कम हो। इसी वजह से सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में 33% ही रखा गया है एलिजिबिलिटी। कोई भी बन सकता है IAS अफसर, TPS अफसर, और इसको हमें थोड़ा सा और मॉडरेट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन को मार्किंग सिस्टम से हटाकर पेरेंट्स के बर्डन को टोटल खत्म कर दें, जो दिल्ली स्टेट में केजरीवाल ने आज किया भी है, जिसमें हमें फाइनेंस खर्च ही नहीं करना है। तो लास्ट में आगे एक ही लाइन आती है कि हर मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए राज्य की तरफ से, और सुविधाएं उसको जो बाजार की आवश्यकताएं पूरी कर सके वो सुविधाएं उसको दी जाए। इसमें मेडिकल आता है, एजुकेशन आपका आता है, और एजुकेशन में तो आज नहीं तो कल ये खत्म करना ही पड़ेगा जो मार्किंग सिस्टम है। माता पिता जो हैं, माता पिता और बड़े, उनको बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए या सख्त व्यवहार रखना चाहिए? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम किस कल्चर में जिंदा रह रहे हैं। यदि एक झोंकी झोपड़ी में जाके बात करें तो वहाँ बच्चों के ऊपर खाना कमा के खाना एक बहुत बड़ा इशू है। तो माँ बाप सख्त हो या ना हो, बच्चे अपने आप ही मजदूरी करने निकल जाते हैं, भट्टों पे निकल जाते हैं, कबाड़ी बन जाते हैं। यदि मीडियम क्लास की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंडली नेचर ज़रूरी हो जाती है बच्चे और माँ बाप के बीच में, क्योंकि दोनों को ही मिलकर घर चलाना होता है, सोसाइटी मेंटेन करनी होती है। और यदि हम हायर क्लास की बात करें तो वहाँ माँ बाप के बीच में बहुत बड़ा, बच्चे और माँ बाप के बीच में गैप बन जाता है, जिसमें कि टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक हायर क्लास, एक मीडियम क्लास और एक लोअर क्लास। लोअर क्लास के तो सवाल ही बेकार है, क्योंकि उन्हें तो जिंदा रहने के लिए ही संघर्ष करना है, उनके बीच में चाहे संबंध कैसे भी रहे। तो जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस में मीडियम क्लास फैमिलीज़ में आ जाती है। तो कुछ बच्चों में वायलेशन ज़्यादा देखा जा रहा है, एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से, जो 15 साल 20 साल में बच्चों को पता होना चाहिए, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, जैसे वेपन्स है आपके, जैसे इंटरनेशनल टेररिज्म एक्टिविटीज़ आती हैं, तो ये बच्चे बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं मोबाइल एक्टिविटीज से, टीवी से, मूवीज से या आसपास की सोसाइटी से, और उनके जैसा बनने की वो कोशिश करते हैं। इस वायलेशन को रोकने के लिए जो एंशिएंट हमारे इंडियन कल्चर रहा है, जिसमें कि योगा करना, जिसमें बड़ों का सम्मान देना, बचपन से सिखाना कि हमें कैसे सम्मान देना एक दूसरे का, और इसके लिए आर्थिक कमजोरी को दूर करना, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि जो पैसे की कमी घर के अंदर आती है तो लड़ाइयाँ बिगड़ जाती हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, बच्चों की नहीं हो पाती, पेरेंट्स की नहीं होती, पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार में ढाला जाए, सम्मान देना उनके सिखाया जाए स्कूल के अंदर। आज एक गुड मॉर्निंग वर्ड बन गया है, लेकिन ये किसी से जुड़ता नहीं है। पहले परम पिता, मात्रा देवोभूमि, आदाब, इस तरह के वर्ड थे जो सम्मानित वर्ड होते थे, एक दूसरे को सम्मान के लिए यूज़ किए जाते थे। लेकिन जो इंग्लिश कल्चर हमारे यहाँ पे आया, जिसमें कि वो बोलते हैं कि 18 साल जिसकी एज हो जाती है वो मैन हो जाता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि मेच्योरिटी ब्रेन की वो एज से डिपेंड नहीं करती है, वो एक व्यवहार से डिपेंड करती है। 18 साल का गांव का बच्चा और एक दिल्ली मेट्रो सिटी का बच्चा, दोनों की कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। हो सकता है कि दिल्ली में 16 साल का बच्चा भी मेचर हो जाए और एक गांव में रहने वाला 20 साल का बच्चा भी मेचर ना हो पाए। तो ये जो हमने कंसेप्ट एक एज फैक्टर का उठाया है कि 18 साल का बालिग, और बालिग का मतलब है अपने फैसले कर सकते हैं, सो ये गलत है, टोटली गलत है। इस कंसेप्ट को ही चेंज करना पड़ेगा, और ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को होना ही चाहिए। मेच्योरिटी का जैसे आज जनरल बोर्ड में बनाया कि क्रिमिनल कौन है इसके लिए बोर्ड डिसाइड करता है, ना कि एज डिसाइड करती है, इसी तरह हमें इस फैक्टर को भी देखना चाहिए।
तो इस एज जो कंसेप्ट का है कि बालिग वो है जो 18 साल का है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब भी हम कोई क्राइम को, किसी व्यवहार को कंसिडर करें तो उस बोर्ड को एक कंसिडर करना चाहिए। इट मे बी कि 25 साल का एक इंसान भी 15 साल के बच्चे के जैसा व्यवहार करता हो। तो हमें तो इसमें एज कंसेप्ट को बदलने की ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी के अंदर। बच्चे सम्मान देंगे बड़ों को तभी समझेंगे जब उनको एक अच्छा व्यवहार मिलेगा, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और सामाजिक संतुलन एक बना रहेगा। कहते हैं तैराकी ही हमेशा डूबता है, क्या कहना चाहेंगे? तैराक को मैं तो कहना चाहूँगा कि उसे डूबना ही चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं प्रकृति उसका शरीर अपने आप ही नष्ट कर देती है। ब्रिटिश जब यहाँ पे आए थे, कोलंबस आया समुद्र के अंदर एक स्विमिंग करके आया इतनी दूर में, 7 समुंदर पार करके, लेकिन वो डूबा नहीं था। लेकिन कब तक वो तैरता रहा भारत के अंदर? आखिर में एज ने, जो नेचर थी उसकी डेफिनेट एक एज थी बॉडी की, और नेचर ने उसको समाप्त कर दिया। तो जो लोग, मैडम क्यूरी ने जब रेडियम एंड थोरियम पे रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए तो उसकी मौत का कारण भी रेडियम और थोरियम ही बना था। उसकी बॉडी की सेल्स सब खत्म हो गई थी रेडिएशन से। तो जो तैराक ही डूबते हैं, तो तैराक को तो डूबना पड़ेगा ही, क्योंकि तैराकी की कोई लिमिट नहीं है कि उनको कितना तैराकी करना है, 20 किलोमीटर, 50 या 2000 या 2 लाख किलोमीटर। तो जितनी भी एम्बिशन उनके बॉडी के अंदर बढ़ती जाएंगी, लास्ट में आके उनकी डेथ हो जाएगी। सेम ही यदि हम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो अशोका के साथ में सेम हुआ था। इन इंडियन सोसाइटी का जब रिलीजन बेस बनाया जा रहा था तो उनका भी यही हाल हुआ। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का यही हाल हुआ, पूरी दुनिया पे वो विजय प्राप्त कर रहे थे, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की एक हद होती है और पब्लिक से रिवोल्ट पैदा होने लगा था। तो ये कहना शायद है कि तैराकी डूबता है और उसको डूबना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि डूब के ही उसकी ज़िंदगी समाप्त हो सकती है। सिकंदर के साथ भी यही हुआ था कि पूरी दुनिया को जीतना है, लेकिन 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके यूनान से पाकिस्तान के बॉर्डर तक जब आए थे सिंध नदी पे, तो उसके बाद में वो समाप्त हो गए थे, क्योंकि प्रकृति उसका विरोध करना शुरू कर देती है। तैराक भी जब पानी के अंदर जाएगा तो वाटर के ऊपर रेसिस्ट करता है बॉडी को और उसके थका के उसको डुबो के मार देता है। तो ये इंडिविजुअल को अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही काम करना चाहिए, ना कि कंपेयर करके एक दूसरे से। कानों में लीड लगाकर सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पर ड्राइविंग करते हुए नजर आ जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा कि इसमें एजुकेशन सिस्टम में ऐड करना चाहिए पब्लिक हेल्थ यूटिलिटी सर्विस, जिसमें बताया जाए कि बस स्टैंड पे थूकना नहीं है, आपके ईयरफोन लगा के रेलवे ट्रैक पे नहीं चलना है। जैसे कि एक दशहरे पे अमृतसर के अंदर एक हादसा हुआ, तो पब्लिक के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक है, जो एनवायरनमेंट है, प्रदूषण जो है आपका किस तरह से फैलता है, और इसके लिए स्टेट को पहली पहल करनी चाहिए। यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं लेकिन ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस का पता नहीं होता। येलो लाइन का मतलब क्या है, जेब्रा का मतलब क्या है, लीपर्स का मतलब क्या है। गाड़ी के अंदर इतने फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन का भी ड्राइवर्स को पता नहीं होता है। तो ये तो स्टेट का टोटल फेलियर है, राज्य सरकारों का ही टोटल फेलियर है। जब तक वो अपने नागरिकों को जागरूक नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए, तो बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को। मनोरंजन का टाइम क्या है ये किसी को नहीं बताया जाता, मोबाइल सबके पास आ जाते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से पास नहीं की गई है। और ऐसा पहले होता था कि खेलने का टाइम रखते थे बच्चे, पढ़ने का टाइम रात को 8 से 9 रखते थे, 10 बजे सबका सोने का टाइम था, लेकिन अब तो रूटीन ही सबका डिस्टर्ब हो चुका है। तो ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, बस में, बाइक पे भी यहाँ तक देखा है, गाड़ियों में सब मोबाइल सुनते रहते हैं, लीड लगा के रखते हैं। और इससे हम गाजियाबाद के अंदर ही मैक्सिमम मोर देन 50 बच्चों की तो डेथ हो चुकी है लास्ट ईयर में। हमेशा ट्रैक पे वो लोग आते हैं ड्रिबलेट करके, और इसको स्कूल को भी बैन करना चाहिए इन चीज़ों को। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे मोबाइल रख के अपने एजुकेशन आवर्स के अंदर, और साइलेंट मोड पे लगा के बच्चे को घर भेजना चाहिए। 18 साल से कम के युवा सड़कों पर बाइक, एक्टिवा चलाते हुए नजर आ जाते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि सबको बाइक और स्कूटी ना दी जाए, जैसे सिंगापुर गवर्नमेंट ने किया, जैसे थाईलैंड ने किया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी कर चुका है, यहाँ तक कि यूरोप भी कर चुका है। और चेन्नई में जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन स्टेट के अंदर चेन्नई सेंट्रल को कैपिटल बनाया गया था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। वहाँ के हर गांव को उन्होंने ट्राम सर्विस से जोड़ा हुआ है, जो छोटी ट्रेन होती है मीटर गेज की, उससे जोड़ा हुआ है, और उसका टिकट नहीं लेना होता। वो हर 1 साल में एक बार हाउस टैक्स की तरह घर पे उसका चार्ज आ जाता है, कितनी बार भी ट्रैवल कर लेते हैं, हर 1 घंटे में वहाँ की ट्रेन मिल जाती है आपको जाने के लिए, मोर देन 200 किलोमीटर तक ट्रेन मिल जाती है। तो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी बच्चों के पास स्कूटी होनी चाहिए, स्कूल आने के लिए आजकल स्कूटी, सब्जी खरीदने के लिए स्कूटी। तो गवर्नमेंट वांट टू अर्न द मनी फ्रॉम टैक्सेस, एंड पूंजीपति लोग अपने सामान को बेचकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और रोड ट्रैफिक की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। लेकिन अब ये मांग उठी है दिल्ली के अंदर भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना है पेटिशन को पॉल्यूशन के ऊपर, कि जो निजी गाड़ियां हैं इसको भी समाप्त किया जाएगा दिल्ली के अंदर से। और इसका प्रभाव भी सामने आ रहा है, जो 10 साल पुराने, 15 साल पुराने पेट्रोल डीजल के वाहनों को हटाया जा रहा है,
और आप कुछ टाइम बाद देखेंगे डीजल को हटा के 5 साल किया जाएगा, पेट्रोल को हटा के 10 साल किया जाएगा। और यूरोप ने, यूएस ने तो पूरा ही पेट्रोल डीजल को अब लगभग ख़त्म कर दिया है। वो बैटरी की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने लगे अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो जो स्कूटी बाइकें ज़्यादा से ज़्यादा जवान बच्चों को दी जानी है, एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, इसको तो स्टेट को ही बैन लगाना चाहिए। और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जब शादी करते हैं तो गाड़ी ना दें, ज़रूरी नहीं होती। मैरिज एक सोशल फंक्शन होता है, ना कि कैपिटल फंक्शन। बाइक ना दें कि जिसके पास है उसको भी दी जाती है सोसाइटी स्टेटस के तौर पे। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक के अंदर भी थोड़ा। हमारे समाज में साइकिल भी चलती है और भैंस बुग्गी भी चलती है, ये विदाउट लाइसेंस चलती है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान जब चलना शुरू करता है तो उसके पास भी कोई लाइसेंस नहीं होता है। इंडिया एक्चुअली सोवरेन कंट्री, सोवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट, तो वहाँ कुछ मनुष्य अपने आप ही सीखता है, एक नॉन मशीन सिस्टम से सीखता है। तो साइकिल एक गांव की ज़रूरत है, गांव में रही है बहुत पहले से, और हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है साइकिल को चलाना। झोटा बुग्गी एक कई हज़ार साल से इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक संसाधन रहा है किसी माल को ढोने के लिए, तो वो तो अभी रहेगा ही रहेगा, उसको बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक लाइसेंस की बात आती है तो हर चीज़ अथॉरिटी के ऊपर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो उन्हीं चीज़ों से होते हैं। झोटा बुग्गी और साइकिल के तो माइनर एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इसके लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने रेल रोड के किनारे साइकिल के ट्रैक बनाए थे और जिस पे साइकिल चलाने के लिए जगह छोड़ी गई थी। मोदी नगर टू हापुड़, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली के बीच, गाजियाबाद से आनंद विहार, और लगभग अब उनको समाप्त कर दिया गया इस गवर्नमेंट के अंदर। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि इसको दोबारा से जीवित करना चाहिए कि 20-25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हर इंसान साइकिल का यूज़ करे और मैक्सिमम यूज़ करे। कहते हैं बुजुर्ग कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, लेकिन सत्य होता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि सारे ही सत्य कड़वे होते हैं, जो कड़वा होता है वो सत्य होता है। क्योंकि जो सत्य बोल रहा है, पहले हमें ये जांचने की ज़रूरत है कहीं उसका अपना फ़ायदा तो नहीं है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन, रिवोल्ट और वायलेशन होते हैं वो कुछ लोगों को सामने रख के कराए जाते हैं जो एज में ज़्यादा होते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम होता है उनको भी कॉपीराइट कर लिया जाता है कुछ के द्वारा, जो जिसमें रिलीजियस एजुकेशन मैक्सिमम आ जाती है, जिसमें एनिशियंट हिस्ट्री मैक्सिमम आ जाती है। तो जो सत्य होता है वो कड़वा होता है, या कड़वा जो होता है सत्य होता है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मेरे विचार से जो मनुष्य के लिए, मनुष्य की आवश्यकता वो उस तरीके से पूरा करता है वो सत्य है, और वो हमेशा कड़वा नहीं होता है, वो हमेशा मीठा ही होता है। और ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जब सत्य कोई हो तो वो कड़वा हुआ हो, आज तक कभी नहीं है कोई एग्जाम्पल। लेकिन यदि किसी के लिए राजनीति हमें करनी है तो इस तरह के जुमलों का हम सहारा ले सकते हैं। हस्बैंड को वाइफ की रेस्पेक्ट और वाइफ को हस्बैंड की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, रेस्पेक्ट आप किसी से मांग नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द रेस्पेक्ट इफ़ यू आर गिविंग द रेस्पेक्ट टू द एनिमी। क्योंकि जब राम रावण को मार देते हैं तो वो उसके पास खुद जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, ही वॉज ए बिग स्कॉलर, और उसको रेस्पेक्ट देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप हमें अपनी एजुकेशन दीजिए जो आपके पास है। एंड ही आल्सो रेस्पेक्ट, गिव द रेस्पेक्ट, जबकि उन्होंने खुद उसको मारा था। तो रेस्पेक्ट कोई पति पत्नी के संबंध पे डिपेंड नहीं करती है। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये तो आप देखेंगे इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट्स में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हस्बैंड एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइफ। क्योंकि आप यदि लीगल हिस्ट्री उठाते हैं तो एक आदमी की 4-4 वाइफ भी रही हैं, 400 भी, 4000 तक भी रही हैं इंडिया के अंदर। और इसका उल्टा भी हुआ है, एक पत्नी के 5-5 पति भी रहे हैं भारत की हिस्ट्री में, यदि हम जाके देखते हैं। तो हु इज़ द हस्बैंड एंड हु इज़ द वाइफ डजंट मीन, बट जो रेस्पेक्ट है ये बिना हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, बॉयज एंड गर्ल्स में, मैन एंड वुमेन्स के अंदर। तो ये सोशल बिहेवियर हमारा है, जैसा हम चाहते हैं ऐसे ही हमें दूसरों के साथ में करना पड़ेगा। ईगो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ईगो एक सेल्फ उत्तेजना होती है बॉडी के अंदर, कुछ टाइम के लिए आती है उसके बाद चली जाती है, और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। एक इंसान गर्मी में आया, अचानक से तेज आवाज़ में बोलने लगा तो उसके अंदर हम कहते हैं ये ईगो में बात कर रहा है। एक इंसान के पास कैपिटल है, बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम कहते हैं उसके पास ईगो उसके अंदर आ चुकी है। तो ईगो जो वर्ड है, जब कोई हमारे ब्रेन के अनुसार हमारे सामने समानता का व्यवहार नहीं करता, हमारे लिए एक अच्छा आचरण नहीं करता, तो वो एक पर्सन हम एक डेफिनेट उसको कर देते हैं। लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। सो ह्यूमन इज़ ए साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एनिमल। उसकी साइकोलॉजी ही उसका रिप्रेजेंटेशन करती है बॉडी का। तो उसको इफेक्ट करने के लिए नेचुरल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले उसको जानना हमें ज़रूरी होता है। तो ईगो डजंट मीन्स कुछ भी नहीं होता। एक इंसान किसी पे कूड़ा फेंक देता है, थूक देता है, लेकिन तब भी कोई हंस के गुजर जाता है वहाँ से, बिकॉज वो जानता है कि ये इंसान समझ नहीं रहा कि ये गलत कर रहा है। कुछ टाइम गुजरने के बाद में वो समझ जाएगा कि ये वजह हो। तो ये हमें ही अपने आप को ढालना पड़ेगा सामने वाले के लिए।
इस आधुनिक युग में जब हम सड़कों पर चलते हैं तो हर किसी को हम देखते हैं कि वो बहुत टेंशन में है, बहुत एक्साइटेड है, मतलब कभी भी वो हम पर अटैक कर सकता है। ऐसा क्या है? टेंशन जो आपने वर्ड लिया ये वास्तव में एक रिसर्च का टॉपिक रहा है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ये 3 वजह से होता है। एक तो व्यक्तिगत होता है आपका, एक सामाजिक होता है, एक आर्थिक आपका होता है। आपके पास पैसा नहीं है और हॉस्पिटल में कोई अपना एडमिट है तो एक बहुत बड़ी टेंशन हो चुकी है, और बेचने के लिए भी कुछ नहीं है और उसको बचा भी नहीं सकते यार, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है, मनी नहीं है हमारे पास। एक व्यक्तिगत होता है, जैसे पत्नी का किसी दूसरे से संबंध बन जाना, हम परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चों का दारू पीना, लड़ाई झगड़ा करना, ये एक व्यक्तिगत मामला टेंशन का हो जाता है। एक आ जाता है सामाजिक मामला, जैसे हम कास्ट सिस्टम के अंदर रहते हैं, रिलीजन के अंदर रहते हैं, या एक डेमोक्रेट सिस्टम के अंदर रहते हैं। मैं जाना चाहता हूँ यूरोप, लेकिन मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा, वीज़ा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, वो दे भी सकते हैं नहीं दे सकते, तो मैं अपने बच्चों से वहाँ जाके नहीं मिल सकता। तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा दी हुई टेंशन, और इनको टेंशन को दूर करने के लिए इंसान को ही, सारी सोसाइटी को ही ओवरकम करके आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में आना पड़ेगा। हर इंसान सुबह को भाग लेता है ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी का टाइम फिक्स किया हुआ है, 9 बजे पहुँचना ही पहुँचना है, सब लोग सुबह भागते हैं। तो इसका हम 3 शिफ्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई इंसान कभी भी आए, 8 घंटे काम करे, अपने घर पे चला जाए। क्यों हमने इसको सुबह 9 से 5 ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? क्योंकि मशीन को चलाना है, काम करना है, प्रोडक्शन हमें उससे लेना है। तो इसमें मैन पावर को बढ़ाकर ये आर्थिक समस्या दूर की जा सकती है, और जो सिस्टम के द्वारा दी हुई टेंशन है, जो फाइनेंशियल है, इसमें एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट करके, समाजीकरण करके हर व्यवस्था का ये टेंशन दूर की जा सकती है। और बच्चों के अंदर जो इसके माँ बाप को टेंशन हो जाती है, या बच्चों को टेंशन माँ बाप की वजह से हो जाती है, या वाइफ की वजह से, इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं, जो कि बनाए गए हैं मेट्रो सिटी के अंदर, जिसमें कि कन्वेंस किया जाता है हर दूसरे को एक डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन सेलिब्रेट करना। इसलिए हिंदुज़्म में तो बहुत सारे फंक्शन बनाए गए हैं, जिसमें दिवाली, होली, दशहरा, होली या हुई, एंड बहुत सारे हर महीने कुछ ना कुछ होता है। वो इसलिए कि आपका डिप्रेशन दूर हो और आप जो है हंसते खेलते ज़िंदगी को जीकर यहाँ से चले जाए। क्या उत्तर प्रदेश को, यूपी को 4 भाग्यों में बंटना चाहिए? नहीं बांटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए। और यूपी तो छोड़िए, इंडिया से तो बड़ा अमेरिका आ जाता है, जहाँ 50 स्टेट है, यहाँ तक मुश्किल से 29 स्टेट आ जाते हैं, उसमें से भी छोटे छोटे स्टेट बहुत ज़्यादा हैं। कारण क्या है कि यूपी एक बड़ा लार्जर स्टेट है, जो हिमालय की तलहटी में आता है, जिसमें से कि कम से कम 25 जिले ऐसे जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता, केवल पहाड़ी इलाका आ जाता है, जिसमें से कि इलाहाबाद का पूरा एरिया, जिसमें बरेली का आपका एरिया, जिसमें कि गोरखपुर का एरिया आ जाता है, जिसमें कि कोटद्वार का एरिया आ जाता है। तो ये व्यवस्था ब्रिटिश के टाइम से इसलिए बनाई गई है, यूपी प्रोविनेंस की, जो दिल्ली से देहरादून का लैंड होता है, जिसमें एग्रीकल्चर पैदा होती है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी साइड्स में। जो हिमालय की तलहटी में कीमती लकड़ियाँ आती हैं, उसको हम इधर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती भारत में तो एक यही हुई है, यदि बारीकी से देखें तो उत्तरांचल स्टेट बनाया गया। अब जाके देखते हैं तो रेवेन्यू सर्विस के लिए उनके पास कुछ नहीं है, नौकरियाँ देने के लिए कुछ नहीं है, माइनिंग करने के लिए कुछ नहीं है। फैक्ट्रियाँ जो बनाई थी उन्होंने खटीमा में, रुद्रपुर में, सब बंद हो चुकी हैं, और लास्ट में आके एक टूरिज्म बच जाता है। तो स्टेट का मतलब डिवाइड नहीं होता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, स्टेट का मतलब है यूनाइट एंड रूल पॉलिसी। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्या बच्चों को पैसे देने चाहिए? पैसे किसी को भी नहीं देने चाहिए। एक्चुअली व्हाट इज़ द मनी? मनी इज जस्ट द टोकन गिवन बाय द स्टेट टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीजन। पैसा जो होता है टोकन होता है बाजार से सामान को खरीदने के लिए। तो बच्चों की सारी आवश्यकताओं को राज्य के द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए, और वो हो भी रहा है, लेकिन फॉर्मेलिटी से हो रहा है, जैसे खाना देना, स्कूल में ड्रेस देना बच्चों को। और केजरीवाल ने दिल्ली में तो किया है कि 100 रुपये का पास मंथली बना दिया गया है, और यदि माँ बाप नहीं देते हैं तो स्कूल उस पास को बना देता है ट्रांसपोर्ट के लिए। क्योंकि पैसा देने से बाज़ार में जाएंगे, बाज़ार में जाके अनहेल्थी चीज़ों को वो खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो पैसे से तो दूर ही रखना चाहिए जब तक कि 20 ईयर ओल्ड ना हो जाएंगे। महेश शर्मा जी, हमारे हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी बहुत है, कुछ कहना चाहेंगे? केसों की पेंडेंसी कम हो भी नहीं सकती, क्योंकि 125 करोड़ की पॉपुलेशन में हर किसी इंसान का अपना अपना विवाद होता है, और केसों का निपटारा होना जस्टिस नहीं होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द जस्टिस, यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्लेटो। प्लेटो ने लिखा है कि जस्टिस क्या है। उसने कहा है कि जस्टिस जो होता है वो इंसान की अपनी तमन्ना होती है कि अपने अनुसार वो एक चीज़ को निर्धारित कर रहा है। किसी का यदि मर्डर हुआ है तो उसकी वाइफ चाहती है कि सामने वाले का भी मर्डर हो जाए जिसने उसे मारा है, तो ये उसकी इच्छा है, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं चाहती है। ताकतवर को कमज़ोर करना है और कमज़ोर को ताकत देनी है सिस्टम के द्वारा, यही जस्टिस होता है।
जो डेमोक्रेट पॉलिटिकल सिस्टम में कहा गया है। तो जो कमज़ोर हैं उनको ज़िंदा रखा जाए, इसलिए जेल के अंदर कुछ टाइम के लिए सुरक्षित रख देते हैं उन लोगों को, फिर वहाँ से लेके आ जाते हैं। और डिसीजन देना जस्टिस नहीं होता है, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। हमें तारीख पे तारीख मिलती है, इससे हमें उम्मीदें बनी रहती हैं, स्वस्थ रहते हैं, और लास्ट में आके हमारी डेथ हो जाती है। क्योंकि हम जो चाहते हैं अपने मन से, दोनों ही पक्ष अपने मन से एक फैसला चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है देना, और यदि देंगे तो उसका निगेटिव रिजल्ट ही आएगा। जो 497 पे बोलना चाहेंगे आप, आईपीसी की धारा 497 पर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी काम होगा 497 पे, तो अभी तो क्या नहीं, कुछ भी जल्दबाजी होगी। मीटू के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मीटू पर मीटू एक अच्छा कैंपेन है जिसमें कि सोशल एम्बरेसमेंट बनाया गया था। किसी के सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर जो सोसाइटी के अंदर एक दायरा था कि पति पत्नी के बीच में ही होना चाहिए, बॉयफ्रेंड के बीच होना चाहिए, तो अभी ये सामने आ रहा है, जबकि अभी नेगेटिव तौर से सामने आया है, कुछ टाइम बाद अच्छे तौर से भी सामने आएगा, और सोसाइटी आसानी से एक्सेप्ट करेगी कि किसी से संबंध रखना कोई गलत काम नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए। तो जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, जो बोलती हैं कि ये इस इंसान के अंदर ये कमियां हैं, चरित्रहीनता है, तो इस तरह के वर्डिंग को समाप्त करने में सहायता मिलेगी इस प्रोग्राम से, मीटू प्रोग्राम से। और अभी तो एक गर्ल्स का शुरू है, कुछ टाइम बाद बॉयज का भी आएगा, उसके बाद में थर्ड जेंडर का भी आएगा हमारे सामने, और ये अच्छा भी आना चाहिए, क्योंकि जो छुप छुप के बातें होती हैं, जब एक्सपोज होगी सबके सामने आ जाए तो समस्या ही दूर हो जाएंगी। समाज में हम अपने रिश्तों को कैसे सुधारें? सुधर सकते हैं सामाजिक रिश्ते अपनी धार्मिक मान्यताओं को बरकरार रखें, क्योंकि जो भी बनाया गया अच्छी व्यवस्था के अनुसार बनाया गया है, लेकिन जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको दरकिनार कर सकते हैं। और सामाजिक संबंध बनते हैं अच्छे व्यवहार से, अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच, अच्छी नीयत हम रखते हैं तो हमारे संबंध अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। दूसरों की सहायता करना, सहायता लेना, जो एक ईगो बढ़ाता है, तो ईगो को हटा के सहायता लेना भी एक अच्छे संबंध बनाना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करना। क्या प्रेम ही सफलता की कुंजी है? प्रेम और एक्चुअली लव एंड एनिमी, ये दोनों एक ही होते हैं। थैंक यू। हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी, जिन्होंने समाज के सभी पहलू, छोटे छोटे पहलुओं पर प्रकाश डाला। तो मैं एक दो सवाल और पूछना चाहूँगा। भारत में, हिंदुस्तान में नोटबंदी की मोदी जी ने, ये तो टोटली फेलियर स्टेप था एक्चुअली। राज शासन जो किया जाता है वो दो तरीके से होता है। एक तो आर्थिक कमी को जनता के अंदर रख के, लगभग 90% जनता के पास पैसा नहीं होना चाहिए, और एक है विजडम को ख़त्म करके। विजडम का मतलब है उनका दिमाग को कैप्चर करके, सामने वाले सोचे ही ना अपने दिमाग से। तो ये पैसा भी पब्लिक के पास आ चुका था 2000 के बाद से, जो लिबरलाइजेशन का दौर आया, और मनमोहन सिंह ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, टेक्नोलॉजी आने की वजह से ब्रेन भी डेवलप हो चुके थे। और ये ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने ऐसा किया है, ये कोई भी गवर्नमेंट होती इस तरह का कोई ना कोई तो स्टेप उन्हें उठाना ही था, जिससे कि आम जनता का एक कमर तोड़ी जा सके, आर्थिक ताकत को कम किया जा सके, जिसमें कि किसान, मजदूर, मझले व्यापारी ज़्यादातर आ जाते हैं, और उनको समाप्त करने के लिए ये कदम उठाया गया। और ये ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने में किसी गवर्नमेंट ने लिया, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पहले से चल रहा था, क्योंकि 4-5 महीने में करेंसी छपती नहीं है। और यदि कोई विपक्षी पार्टी भी कहे कि केवल ये मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने ऐसे भी कहे कि केवल ये मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने ऐसा किया, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। क्योंकि बाद में पार्लियामेंट में ये भी रेगुलेशन लाया गया था कि 50% भारत सरकार को देके 50% आपका ब्लैक मनी आपका अपना हो जाएगा। तो जब संसद में इस तरह की पारित हुआ है और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको पास किया, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ फैमिलीज़ की इच्छा थी कि ये होना चाहिए, और इससे जो नुकसान हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, रोज़ बार में खबरें आती हैं, कई फैक्ट्री को अचानक से बंद किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर अचानक से रेड डाली गई, सीलिंग की गई, तो ये हर सिटी में चल रहा है कंसर्न। और इसका केवल एक ही कारण है कि हमें शासन स्थापित करना है पूंजीवादियों का। हमें किसानों मजदूरों की कमर पे कोड़े मारने हैं, लाठियाँ मारनी है, उनके बच्चों को भिखारी बनाना है, उनको क्रिमिनल बनाना है, और अपने बच्चे जो उनके अपने होते हैं वो हमेशा फॉरेन कंट्रीज़ में ही जाके एजुकेशन लेते हैं, हेल्थ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा पारिकर, वो यहाँ हेल्थ ना लेके, सर्विस ना लेके, वो अमेरिका जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अटल बिहारी के लिए अमेरिका से डॉक्टर आते हैं नी का ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए। यदि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की हालत है कि अपने ही हेल्थ सिस्टम पे भरोसा उनको नहीं है, इंटेलेक्चुअल पे भरोसा नहीं है, और वो विदेश चले जाते हैं, तो ये तो एक बहुत सोचा समझा इनका कदम था, और बहुत घातक कदम था जो भी था, और घातक कदम वो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि नौकरियां ना देना भी एक तरह की नोटबंदी है, किसानों को पैसा ना देना भी एक तरह की नोटबंदी है।
नोटबंदी का पर्पज़ है कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है इंडिया के अंदर, किसान और मजदूर 90%, उनको पैसे से हमें दूर रखना है। पैसे से दूर रहेंगे तो बीमार रहेंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता खत्म हो जाएगी, बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, और ये अभी कंटिन्यूस चलेगा। ये अभी और भी देखने के लिए आपके सामने आएंगे रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया है कि हमें करना ही है। और जीएसटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो टोटल गलत है, जीएसटी लगाना। एक देश एक नेशन और एक टैक्स एक भारत एक में, इसी से गलत है पूरी। बिकॉज इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, और इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इंडिया इज ए यूनाइटेड स्टेट। सो आई कैन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। कंट्री की डेफिनेशन होती है जहाँ एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी रिलेशन होती है। और कंट्री, व्हाट इज कंट्री, ये वर्ड कहाँ से आया? कंट्री ब्रिटेन के गाँव को बोला जाता है, और वहाँ गांव में एक जैसे लोग रहते हैं, जैसे एक ही क्रिश्चियन रहते हैं, एक ही पहनावा उनका होता है, एक ही खाना मछली चावल रहता है। और उन्होंने उस वर्ड को यहाँ यूज़ किया था कि ब्रिटिश कल्चर को फैलाना चाहते थे पूरे 5 महाद्वीप पे, तो कंट्री को उठा के वो यहाँ लेके आए थे, और सारे इसको उन्होंने कंट्री बोलना शुरू कर दिया था। तो कॉमनवेल्थ जो बनाया है उन्होंने, कॉमनवेल्थ को भी वो कंट्री बोलते हैं कि हम एक सबको ही क्रिश्चियन बनाना है। तो कंट्री का बनना एक अपने आप में क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। तो इंडिया में यदि कोई कंट्री बनाने की बात करता है एक जैसा कंट्री, तो वी आर बिकम टोटल क्रिश्चियनशिप, और ये बहुत बड़ी सजा है नेशन के साथ। क्या आप जो हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, वो पूरी दुनिया में क्या नंबर 1 की जाने की स्थिति में है? नंबर 1 आप किस फील्ड में ले जाना चाहेंगे इंडिया को? आर्थिक। हाँ, आर्थिक रूप से तो इंडिया भी तो नहीं है नंबर 1, यहाँ तक कि 100 से भी नीचे आ चुका है इको फॉर्म में, तो लिस्ट यदि हम देखते हैं। क्योंकि महानगरों में आप जाइए तो भूखे बच्चे भी सड़कों पे मिल जाएंगे, बच्चे कूड़ा बीनते हुए मिल जाएंगे, और मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे, चाय की दुकानों में छोटे छोटे बच्चे छोटे बर्तन साफ करते हुए मिल जाएंगे। तो अभी तो दूर की कौड़ी है। तो इंडिया को नंबर 1 नहीं बनाना है, लेकिन इंडिया के जो पूंजीवादी हैं उनसे छीन कर हमें नीचे वालों को बांटना है। क्योंकि पैसा जो तनख्वाह के रूप में, जो पेंशन के रूप में, जो स्वास्थ्य सेवा के रूप में दिया जाता है, वो उसको खत्म करके अपनी संपत्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। तो 99% को 1% को खत्म करना है, तो सब चीज़ें अपना बैलेंस हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ती जा रही है, टेक्निकल ट्रेंड है इंडिया के अंदर। इवन एक मैगजीन थी वायर, उसमें आया था कि एक ब्रिटिश सिटीजन का जब ब्लैकबेरी का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो उस फ़ोन को एक मैरिन ड्राइव बीच पे बैठे एक छोटे से बच्चे ने ठीक कर दिया था, जो कभी सर्विस सेंटर नहीं गया था, जो कभी कंपनी में काम नहीं किया था। एंड उसने लिखा है अपने आप ही लंदन में जाके कि आई एम सरप्राइज कि इतना ब्रेन एक्सेप्टेंस इंडिया के अंदर है कि जो स्कूल आज तक नहीं गए हैं वो भी इस एक मल्टीनेशनल कंपनी को चैलेंज कर देते हैं। तो इंडिया के अंदर ब्रेन की कोई कमी नहीं है, ये तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री रही है, और किसी की भी कहीं भी नहीं है ज्योग्राफी के अंदर तो, लेकिन दूर रखा जा रहा है व्यवस्था से। अच्छा, मोदी जी हिंदुस्तान से बाहर सभी कंट्रियों में गए हैं, आज तक इतने प्रधानमंत्री कभी नहीं गए, तो क्या वो विकास की राह पर चल रहे हैं? नहीं, मोदी एक्चुअली ही वांट टू शो कि वो मोदी जो है वो ही सब कुछ है, क्योंकि डीआरडीओ के चीफ पे यदि कहीं जाना है तो वही जा सकते हैं। एनर्जी का लाइन है तो एनटीपीसी के जो चीफ है वही जा सकते हैं, वो टेक्निकल डाटा जानते हैं। यदि फॉरेन डिपार्टमेंट बना है तो फॉरेन सचिव भी बनाए गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर होते हैं, पॉलिसी कमेटी मेंबर्स होते हैं। तो फॉरेन की यदि बात करें पॉलिसी की, तो वही जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जब टीम आती है तो पॉलिटिशियन के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर कि एक ही इंसान केवल सूटकेस में कुछ जोड़ी कपड़े रख के और निकल जाते हैं फ्लाइट लेके अपनी। और उसके ड्रॉबैक भी सामने आ रहे हैं आज के टाइम में, और ये बहुत गलत है वास्तव में कि डिफेंस की डील होती है राफेल की, तो डिफेंस मिनिस्टर यहीं रहते हैं, डिफेंस ब्यूरोक्रेट्स यहीं रहते हैं, केवल अनिल अंबानी जाके करके आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। यदि डीआरडीओ की डील होती है, एनटीपीसी की डील होती है, रशिया में एनर्जी की डील होती है, तो अकेले ही प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं। तो ये एरा बहुत खतरनाक चल रहा है, डिक्टेटरशिप का चल रहा है, और इससे नुकसान ही उठाने पड़ेंगे सबको। चलते चलते आप हमें क्या संदेश देंगे? आपका चैनल अच्छा है, प्रयास अच्छा है आपका करने के लिए, और मैं तो यही कहूँगा कि इसको एक वॉल पेंटिंग्स जो बनाई जाती हैं आज के टाइम में, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक जिसको बोलते हैं, तो यूट्यूब की जगह फेसबुक पेज भी आप अपना बनाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फेसबुक पे एक ही पोस्ट वो कई लाख लोगों के पास वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। यूट्यूब पे तो सर्च करना पड़ता है, उसमें तो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। तो मैं एक थोड़ी छोटी सी सलाह आपको दूँगा कि इसके लिए अपने ही एक अच्छे नाम से आप पेज बनाइए। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को बी पीसफुल एंड बी द रेस्पेक्टफुल पर्सन टू अदर, और जितनी हो सकती है दूसरों की सहायता कीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपका केवल आपका नहीं है, आपके कपड़े आपके नहीं हैं, आपकी सड़क आपका नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करके रहना चाहिए प्रकृति के ऊपर।
महेश शर्मा जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।